हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम पढ़ेंगे सप्तपर्ण के बारे में। इसे आप बहुत सारे नामों से जानते होंगे, जैसे चितवन या फिर सतौना। इसका जो बॉटैनिकल नेम है वो है अलास्टोनिया स्कोलैरिस और इसे एपोसाइनेसी फैमिली में रखा गया है। आचार्य चरक ने इसे तिक्त स्कंद, कुष्ठग्न, उदर्द प्रशमन और सिरोविरेचन में रखा है और वहीं आचार्य सुश्रुत ने इसे आरकवदादिगण, लाक्षादिगण और अधोभागर में रखा है। आइए अब देखते हैं इसका परिचय। चरक संहिता में इसे सप्तवर्णसार की आसव योनि में वमनोपक के रूप में इसकी योजना है। वमनोपक क्या होता है? वमनोपक वो नहीं होता जो वमन कराता है, ये वो होता है जो वमन कराने में हेल्प करता है। दूसरा, इसका पुष्प जो है सिरोविरेचन कहा गया है। और एक चीज़ और, आप इसमें कुष्ठ वर्ण एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आप यहाँ पे परिचय में भी कुष्ठ लिख सकते हैं, इसके उपयोग में भी आप देखेंगे कि कुष्ठ आता है और इसके आमेक प्रयोग में भी कुष्ठ आता है, तो आप इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिए। कुष्ठ, विसर्प, मूत्रकृच्छ में सप्तपर्ण का प्रयोग मिलता है। सुश्रुत में अधोभागर एवं तिक्त वर्ग में इसका उल्लेख है। व्रण, कुष्ठ, प्रमेह, मधुमेह, जीर्ण ज्वर, अपस्मार आदि व्याधियों में विभिन्न कल्प के घटक द्रव्यों के रूप में सप्तपर्ण का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं इसके पर्याय। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? सप्तपर्ण, विशाल त्वक, शारद, विषमच्छद, बहुत्वक, गुच्छ पुष्पक, बहुच्छद, अयुग्म पत्र। अयुग्म पत्र, आपने अगर सप्तपर्ण का जो वृक्ष है वो देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो लीव्स होती हैं कभी भी इवन नंबर्स में नहीं होती हैं, हमेशा ऑड नंबर में होती है। या तो आपको 5 दिखेगी या 7 दिखेगी, इसलिए इसे अयुग्म पत्र कहते हैं। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति कि ये सारे जो इसके पर्याय दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं। सप्तपर्ण इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रत्येक शाखा के अग्रभाग में 7 पत्रों का समूह होता है। विशाल त्वक इसलिए क्योंकि इसकी त्वक जो है मोटी और स्थूल होती है। विशाल त्वक है जो वो मोटी है और स्थूल है। विषमच्छद, पत्र जो है विषम संख्या में होते हैं, विषमच्छद। शारद, पुष्प इसके शरद ऋतु में आते हैं, इस वजह से इसे शारद कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसका जो वृक्ष है। पहली बात तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि ये वृक्ष है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसका स्वरूप क्या है, तो आपको क्या लिखना है? ये वृक्ष होता है। तो इसका विशाल एवं सुंदर वृक्ष होता है। यह वृक्ष जो है सरल, सदा हरित, आपको हमेशा हरा दिखेगा और छीर युक्त होता है। जब आप इसके लीव्स तोड़ेंगे या ऐसे कोई डंठल तोड़ेंगे इसकी, तो आप वहाँ से छीर निकलता हुआ पाएंगे, इसलिए इसे छीर युक्त कहा गया है। इसके जो पत्र होते हैं वो चक्र में एकदम पूरे से सर्कुलर होते हैं और उसमें आप 3 से 7 की संख्या में प्रायः आयताकार, भालाकार, ऊपर से चमकीले किंतु नीचे से श्वेताभ। ऊपर जो है इसकी पत्तियों में ये ज़्यादा थोड़ा ग्रीन रहता है और इसके पत्तियों के नीचे साइड आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब उससे फेड रहता है, मतलब उतना ग्रीन नहीं रहता है, इसलिए शायद इसे नीचे की तरफ श्वेताभ बोला गया है। 4 से 8 इंच लंबे तथा 6 से 13 mm लंबे वृंत युक्त होते हैं। अब जब आप इसके पुष्प देखेंगे तो ये हरिताभ श्वेत वर्ण के और गुच्छाकार आते हैं। इसके जो फल है वो 2 एक साथ 1 फीट लंबी तथा 3 mm व्यास की नीचे की ओर लटकी हुई फलियां होती हैं। इसमें बीज जो है 6 mm लंबे, चिपटे तथा रोमस होते हैं। अब देखते हैं इसकी त्वक। कभी भी त्वक और कांड में कंफ्यूज मत होना। त्वक होती है बार्क और कांड होता है स्टेम। तो इसकी जो त्वक होती है वो शाखाओं की त्वक 3 से 4 mm मोटी मुड़ी हुई एवं कांड की त्वक जो है वो 7 mm मोटी होती है। नवीन त्वक बाहर से गहरे धूसर या भूरे रंग की तथा पुरानी बहुत खुरदरी फटी हुई होती है। त्वक पर अनेक गोल या आड़े, धूसर या श्वेत धब्बे रहते हैं। आभ्यंतर भाग जो है वो धूसर, पीताभ या गहरे धूसर वर्ण का कुछ धारीदार होता है।
अब देखते हैं इसके गुणकर्म। सप्तपर्णो व्रण श्लेष्म वात कुष्ठ असृजंतुजित दीपनः श्वास गुलमग्नः स्निग्ध उष्ण तुविरासरा। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस तिक्त और कषाय होता है। गुण लघु स्निग्ध, विपाक इसका कटु होता है और वीर इसका उष्ण होता है। इसके कर्म देखते हैं। इसका दोष कर्म जो है त्रिदोष शामक होता है। ये कंफ्यूज मत होना कि दोष कर्म और मुख्य कर्म अलग अलग होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इसका मुख्य कर्म क्या है तो आपको लिखना है विषम ज्वरग्न, और दोष कर्म तब आपको लिखना है त्रिदोष शामक। इसका धातु कर्म होता है हृदय, अन्य कर्म होता है दीपन कृमिघ्न, और रोगग्नता व्रण कृमि कुष्ठ जीर्ण ज्वर श्वास गुल्म गृहिणी सरक्त प्रवाहिका वातरक्त, इन सब में ये काम आता है। मैंने आपको जब इसका परिचय बताया था तभी बोला था कि कुष्ठ ज़रूर याद रखना। देखिए कुष्ठ वहाँ भी था और यहाँ आपको ये रोगग्नता में भी मिल गया, और अब आप इसे उपयोग में भी देखेंगे। तो चलिए इसी बात पे हम इसके उपयोग भी देख लेते हैं। पहला, ये व्रण में उपयोगी है क्योंकि सप्तपर्ण का जो रस है वो कषाय है, और आप पढ़े होंगे अगर आपको याद होगा तो कषाय रस का जो कर्म है वो है शोषण रोपण स्तंभन, शरीर के क्लेद का शोषण करने वाला। इस वजह से ये सप्तपर्ण जो है व्रण शोधन रोपण कर्म करता है, और क्लेद शोषणार्थ व्रण में सप्तपर्ण क्वाथ का प्रयोग धावनार्थ करते हैं। मतलब कोई अगर व्रण हो गया है तो उसमें सप्तपर्ण का क्वाथ बना करके और उससे उस व्रण को धोते हैं। विशेषकर यह कफज व्रण में उपयोगी है, और अगर कोई पुराना व्रण हो गया है तो उसमें लेपन कर्म करते हैं, अर्थात लेपनार्थ यूज़ किया जाता है इसको। दूसरा, कुष्ठ में, क्योंकि पहले बता चुके मैं आपको ये क्लेद का शोषण करता है, इस वजह से ये कुष्ठ में भी यूज़ होता है। कफग्न एवं कृमिघ्न होने से कुष्ठ में शरीरगत क्लेद के शोषण हेतु सप्तपर्ण क्वाथ उपयोगी है। सप्तपर्ण साधित घृत का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे उपयोग दिए हुए हैं, जिनमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। एक आप ये विषम ज्वर भी याद कर सकते हैं, और एक ये स्तन्य जनन याद कर लीजिए। प्रसूति के पश्चात सप्तपर्ण के साथ अन्य सुगंधित द्रव्य देने से स्तन्य की मात्रा बढ़ती है तथा पाचन ठीक होता है। अब देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। देखिए इसमें भी आ गया कुष्ठ। कुष्ठ में स्नान एवं पान आदि के रूप में सप्तपर्ण क्वाथ का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आमयिक प्रयोग देखते हैं। देखिए हमने उपयोग में भी स्तन्य जनन पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पर भी स्तन्य शुद्धि के लिए त्वक क्वाथ देना चाहिए, यही वाला याद करेंगे अपन क्या याद करेंगे। ऊपर भी हमने उपयोग में भी कुष्ठ देखा था और स्तन्य जनन देखा था, वही हम आमयिक प्रयोग में भी याद कर रहे हैं। एक छोटा सा और याद कर सकते हैं, दंत कृमि में सप्तपर्ण क्षीर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्षीरी वृक्ष है, इसका क्षीर भी यूज़ होता होगा, इस वजह से हम दंत कृमि वाला याद कर लेते हैं। बाकी इसमें सारे दिए हुए, आपको अगर और कोई सा इजी लगे आप वो भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका देखते हैं प्रयोज्य अंग। इसके प्रयोज्य अंग में अब आप सोचिए कि आमयिक प्रयोग में या फिर उपयोग में और इसके पहले अभी जितना हमने पढ़ा उसका क्या क्या यूज़ हो रहा था, तो आपको प्रयोज्य अंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दंत कृमि में हम क्षीर यूज़ कर रहे थे, मतलब कि इसका प्रयोज्य अंग क्षीर भी है, क्योंकि प्रयोज्य अंग वो होता है जो एज अ मेडिसिनल यूज़ जिसका होता है, जिस पार्ट का, उसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमने क्षीर का यूज़ किया, हमने एक जगह पे त्वक का यूज़ लिया था, और इसका पुष्प जो है वो भी प्रयोज्य अंग है। इसकी मात्रा अगर आप क्वाथ के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो 40 to 80 ml जो है वो यूज़ करनी है। अब इसके देखते हैं विशिष्ट कल्प। सप्तपर्ण सत्वादि वटी, सप्तच्छादादि तैल, सप्तच्छादादि क्वाथ और त्रिफला घृत। इस वृक्ष की जो लकड़ी है उससे बनाई हुई जो स्लेटें और पट्टियां हैं वो पाठशालाओं में स्लट के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए इसे स्कोलैरिस कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान देखेंगे
तो ये प्रायः सभी आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है, विशेष रूप से पश्चिमी समुद्र के किनारे के जंगलों में अधिक पाया जाता है। एक चीज़ और देख लीजिए, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन आपको जो भी पसंद आए, अर्सोलिक एसिड, एल्केलॉइड, पिक्रिनिन, आपको जो भी पसंद आए आप अपने हिसाब से वो केमिकल कंपोजिशन एक दो याद रखिए सबके, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इस तरह से हमारा सप्तपर्ण कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको सभी जो प्लांट्स हैं उनके मुख्य कर्म की वीडियोस चाहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।